तुरंत काम पर जाते हुए सुबह की कॉफी पर $5 खर्च करते हैं, फूड ट्रक से अच्छे लंच पर $15, ओवर प्राइस ट्रांसपोर्ट पर $4, मीठी चीजों पर $2 और बेकार की सब्सक्रिप्शन पर $1.40 खर्च करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप हर साल $10,000 की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। यही सच्चाई है ज्यादातर लोगों की जिंदगी की। जैसे ही उन्हें सैलरी मिलती है, पैसा बस गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास सैलरी को संभालने का कोई सही तरीका नहीं होता। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अपने टीन्स के आखिरी साल और 20s की शुरुआत में मैंने पैसे को समझदारी से संभाला। यही वो चीज थी जिसने मुझे अपने परिवार का पहला मिलियनेयर बनने में मदद की। इस वीडियो में मैं 5 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैं हर बार सैलरी मिलने पर करता था, ताकि आप भी इन्हें अपना सकें और शायद इससे भी बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर सकें। ये ना सिर्फ आपको ज्यादा पैसे बचाने में मदद करेगा बल्कि आपकी वेल्थ को भी बढ़ाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अभी से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इमेजिन करते हैं कि अभी अभी आपको सैलरी मिली है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपनी वांट्स और नीड्स को अलग करना। शायद आपको यकीन ना हो, यही लोगों के लिए सबसे मुश्किल चीजों में से एक है। भले ये सुनने में आसान लगे, खासकर आजकल ज्यादातर लोग इतने हाई लाइफ स्टैंडर्ड के आदी हो चुके हैं कि उन्हें अपनी छोटी छोटी खुशियों में कटौती करना मंजूर नहीं है। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें दिखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन लंबे समय में यही छोटी खुशियां आपकी आर्थिक आजादी छीन रही होती हैं। भले ही आपको लगे कि आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये एक्सरसाइज जरूर करें। आप खुद हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि कौन कौन सी चीजें आपका पैसा बर्बाद कर रही हैं। तो एक पेन उठाइए और कागज, और इसे 2 कॉलम में बांटिए। तो एक तरफ वांट्स और दूसरी तरफ नीड्स। अब अपनी कुछ हाल ही के बैंक स्टेटमेंट निकालिए। सबसे अच्छा होगा कि आप करीब 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट लें और उन सभी चीजों को हाईलाइट करें जिन पर आप हर महीने बार बार पैसे खर्च करते हैं। फिलहाल एक बार की गई खरीदारी को नजरअंदाज करें। जब तक आप बार बार बेवजह की चीजें नहीं खरीद रहे हैं, तब तक ये कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना चाहता हूँ जो समय के साथ मिलकर बड़ा खर्च बन जाते हैं। जब आप ये कर लें तो उन्हें सही कॉलम में नोट कर दें। जरूरतों में वो चीजें होनी चाहिए जैसे किराया, बीमा, बिजली बिल, पानी और अन्य आवश्यक सेवाएं। रूल ये है कि अगर आप इनके बिना जी सकते हैं तो वो जरूरत नहीं है। आपकी वांट्स में वो सारी मजेदार चीजें होंगी जैसे बाहर घूमना, रेस्टोरेंट में खाना, बॉलिंग, गोल्फ या जो कुछ भी आपको पसंद हो। जब आप दोनों कॉलम्स को भर दें तो अब ये पता लगाएं कि हर महीने कौन से कॉलम पर कितना खर्च होता है। पहले नीड से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका रेंट, इंश्योरेंस, बिल और जरूरी सेवाओं का कुल खर्च हर महीने $1200 आता है। ये वो मिनिमम अमाउंट है जिसकी आपको हर महीने जरूरत होती है, जो कि आपकी फाइनेंशियल बेस लाइन होती है। जब आपको अपनी बेस लाइन पता चल जाए तो इसे अपनी मंथली इनकम से घटाएं ताकि ये पता चले कि आपके पास कितनी राशि बचती है। कई लोग कहते हैं कि आपका फाइनेंशियल बेस लाइन आपकी कुल आय का 50% से कम होना चाहिए, लेकिन सच कहूं तो ये 25% के करीब होना चाहिए। अब इस नीड्स वाले कॉलम को ऐसा मत समझिए कि इसे बदला नहीं जा सकता। कुछ तरीके हैं जिनसे आप खर्च कम कर सकते हैं और फिर भी अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, लेकिन खुद से पूछना जरूरी है कि आपको इतनी महंगी कार की जरूरत है। यही बात आपके रहने की जगह पर भी लागू होती है। आजकल कुछ अपार्टमेंट्स बहुत महंगे हो सकते हैं, खासकर शहरों में, लेकिन यही वो जगह है जहां आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। क्या रोज आना जाना करना सस्ता पड़ेगा? शायद। इसलिए ऐसी जगह पर रहने पर विचार करें जिससे आप सच में अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 साल के लिए किसी के साथ घर शेयर करके थोड़ा पैसा बचा सकते हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकें और बाद में अपने सपनों का घर खरीद सकें, तो क्यों नहीं। लुक, हो सकता है कि आप और ज्यादा खर्च कम करना ना चाहें और ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये देखना फायदेमंद होगा कि क्या कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप क्वालिटी ऑफ लाइफ पर ज्यादा असर डाले बिना पैसे बचा सकते हैं। अगर आप अपने बिल कम नहीं कर सकते तो आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी। ये बिल्कुल मुमकिन है। या तो प्रमोशन लें या कोई साइड हसल शुरू करें। याद रखिए, आपकी कमाने की क्षमता हमेशा आपकी बचत करने की क्षमता से ज्यादा होती है। मुझे पता है अपनी जरूरतों का खर्च अपनी सैलरी के 25% से कम रखना अभी इम्पॉसिबल लग सकता है और ये सुनकर आपको लगेगा कि मैं कोई बूढ़ा मिलियनेयर हूँ जो नसीहत दे रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत कम पैसे कमाने का क्या मतलब होता है। मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था और अपनी इनकम बढ़ाकर इस फाइनेंशियल लेवल तक पहुँचने में मुझे काफी समय लगा, लेकिन विश्वास कीजिए, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। खासकर जब इतने सारे ऑनलाइन साइड हसल के मौके मौजूद हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर आप गरीब हैं तो बस ज्यादा पैसे कमा लीजिए। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है। बस मेरे 25% रूल को एक टारगेट की तरह देखिए जिस पर आपको धीरे धीरे काम करना है। अब अपनी वांट्स के कॉलम का कुल खर्च जोड़िए और इसे अपनी सैलरी से घटाइए। आइडियली ये आपकी सैलरी के 25% से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए अगले स्टेप्स में अच्छा पैसा लगाना होगा। दूसरी सबसे जरूरी जगह जहां आपका पैसा होना चाहिए वो है हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट।
आइडियली इस स्टेप में आपकी सैलरी का 50% बचा होना चाहिए। ज्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि बस इसे सेव करो, लेकिन इससे आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। इसके बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि 20% रकम को एक हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में डालिए। बेहतर होगा कि यह अकाउंट आपके रोजमर्रा के बैंक से अलग हो, वरना पैसे खर्च करने का लालच बना रहेगा। कुछ बेहतरीन ऑप्शन में यूके में चेज और अमेरिका में एलाई बैंक शामिल हैं। मैं हाई इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। अभी फिलहाल मेरे सेविंग अकाउंट पर मुझे सालाना करीब 4% इंटरेस्ट मिलता है, जो मेरे करंट अकाउंट से कहीं बेहतर है, जहां सिर्फ 0.05% इंटरेस्ट मिलता है। मुझे पता है कुछ लोग पहले ही कमेंट कर रहे होंगे, मुझे ऐसा बैंक पता है जो 7% इंटरेस्ट देता है। मुझे गलत मत समझिए, ये बहुत अच्छा है, लेकिन तभी जब आपको अपना पैसा लंबे समय के लिए लॉक नहीं करना पड़े और बैंक भरोसेमंद हो। इस सेविंग अकाउंट का असली मकसद सिर्फ एक सेफ्टी नेट बनाना है, जिससे आप इमरजेंसी में पैसे निकाल सकें। ये पैसे कमाने के लिए नहीं रखा गया है, इसलिए इसे लंबे समय के लिए लॉक करना इस पूरे आइडिया के खिलाफ जाता है। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि सेफ्टी नेट होना कितना जरूरी है। अब मुझे पता है आपने ये बात हजारों बार सुनी होगी, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सच में जबरदस्त सलाह है। जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती और किसी न किसी मोड़ पर कोई इमरजेंसी जरूर आएगी। ये गोल्ड का पॉट हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए आप बीमार पड़ गए और काम नहीं कर पाए या आपकी कार खराब हो गई, आप इस स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि ये पैसा सिर्फ गंभीर हालात में इस्तेमाल करने के लिए है, न कि तब जब आपकी जेब खाली हो और आपको बस एक और बियर खरीदनी हो। ये मेरे लिए चौंकाने वाला है कि मई 2023 तक हर 5 में से एक अमेरिकी के पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है। तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, जो कभी ना कभी होगा, तो उनके पास इसे संभालने का कोई तरीका ही नहीं होगा और उन्हें लोन लेना पड़ेगा और ज्यादातर मामलों में उन्हें पागलपन भरी ब्याज दरें चुकानी पड़ेंगी, जिससे वो और भी ज्यादा पीछे छूट जाएंगे। मैं कहूंगा कि आपका इमरजेंसी फंड कम से कम 3 से 5 महीनों के बेसलाइन खर्च के बराबर होना चाहिए, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। अगर इसे 6 महीनों तक खींच सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। तो जैसे ही आप अपनी सैलरी का 20% बचाकर काफी महीनों तक इस फिगर तक पहुंच जाते हैं, इसके बाद आप अपनी इनकम को उन जगहों पर लगाना शुरू करते हैं जिनके बारे में हम आप बात करने वाले हैं। आइडियली इस स्टेज तक आपकी सैलरी का 30% बचा होना चाहिए। तो बाकी के पैसे को कहां लगाएं? अब बात आती है उस जगह की जहां आपको हमेशा गारंटीड रिटर्न मिलेगा। मैं समझाता हूँ। आमतौर पर अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको पक्का मुनाफा कमा कर देगा, तो जितना तेज भाग सकते हो भागो। ज्यादातर समय ये सब बस एक स्कैम होता है जो लोगों को झूठे सपने बेच रहा होता है। लेकिन इस सिचुएशन में ये 100% सच है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आपके हाई इंटरेस्ट कर्ज को चुकाने की। मेरा मतलब है जब आप अपना कर्ज चुकाकर गारंटीड 25% रिटर्न कमा सकते हैं, तो फिर स्टॉक्स में सिर्फ एस्टिमेटेड 8 to 10% रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करने की परेशानी ही क्यों उठाएं, जबकि आपका डेट हर दिन आपकी वेल्थ को खाता है। ये वैसा ही है जैसा कोई आपसे पूछे कि सबसे अच्छा खाना कौन सा है और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जबकि उसे पता होता है कि उसके शरीर में एक पैरासाइट मौजूद है जो उसके सारे पोषक तत्व चूस रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे डॉक्टर की मुख्य जिम्मेदारी उस पैरासाइट को हटाना है, क्योंकि ये लगभग तय है कि आप बेहतर महसूस करेंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा ब्याज वाला कर्ज है, तो मैं सलाह दूंगा कि अपनी तनख्वाह का बाकी 30% इसे चुकाने में लगाएं। अपना कर्ज चुकाने के लिए 2 बहुत ही आम तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है एवलांच मेथड, जो कर्ज चुकाने का सबसे लॉजिकल तरीका है, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाते हैं। तो आइए देखें कि ये असल जिंदगी में कैसे काम करेगा। मान लीजिए कि आपके पास 3 अलग अलग कर्ज हैं। कर्ज ए आपका क्रेडिट कार्ड है जो $5000 का है और इस पर 20% इंटरेस्ट लगता है। कर्ज बी आपके परिवार से लिया गया $1500 का उधार है जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कर्ज सी आपकी कार का लोन है जो $2500 का है और इस पर 15% इंटरेस्ट लगता है। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप एवलांच मेथड से हर महीने $500 अपना कर्ज चुकाने में लगाएंगे, तो ये सबसे पहले पूरा कर्ज ए में जाएगा, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है जब तक कि ये पूरा ना हो जाए। इसे चुकाने में लगभग 13 महीने लगेंगे और आप कुल $515 और 22 सेंट का इंटरेस्ट पे करेंगे। इसके बाद आपकी 500 की डेट पेमेंट सी में जाएगी और इसे चुकाने में और 5 महीने लगेंगे, जिसमें कुल $98 और 13 सेंट्स का इंटरेस्ट शामिल होगा। इसके बाद आखिर में कर्ज बी चुकाने की बारी आएगी, क्योंकि आपका परिवार शायद अपने पैसों के लिए थोड़ा बेचैन हो रहा होगा। इसे चुकाने में 3 महीने लगेंगे और जाहिर है इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो एवलांच मेथड से आप 21 महीनों में कर्ज मुक्त हो जाएंगे और लगभग $613 का इंटरेस्ट चुकाएंगे। दूसरा तरीका है स्नोबॉल मेथड। ये कर्ज चुकाने का एक साइकोलॉजिकल तरीका है, क्योंकि इसमें आप सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाते हैं। इसके पीछे विचार ये है कि इससे आपको तेजी से प्रोग्रेस करने का एहसास होता है। तो आप पहले कर्ज बी चुकाएंगे,
उसके बाद कर्ज सी और आखिर में कर्ज ए। हालांकि इस मेथड का उपयोग करने पर आपको लगभग 23 महीने लगेंगे और लगभग $1,700 का इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये 2 महीने और $1,000 ज्यादा होगा एवलांच मेथड यूज करने से। तो अगर आप लॉजिकल तरीके पर टिके रह सकते हैं तो ये लंबे समय में काफी फायदेमंद होगा। एक बार जब आप अपनी सेफ्टी नेट बना लें और ज्यादा ब्याज वाले कर्ज चुका लें तो उस पूरे 50% को अपनी वेल्थ बढ़ाने में लगा सकते हैं। इसलिए चौथे स्थान पर टैक्स बचत वाला इन्वेस्टमेंट खाता आता है। जब आपको तनख्वाह मिलती है तो उस पर तुरंत इनकम टैक्स कट जाता है। फिर अगर आप दुकान पर कुछ खरीदते हैं तो आपको सेल्स टैक्स भी देना पड़ता है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। यहाँ तक कि जब आप निवेश करते हैं और अंत में मुनाफा कमाते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। दुर्भाग्य से मैं इनमें से ज्यादातर में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बात यह है कि कानूनी रूप से आपके इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल गेन टैक्स से बचने का एक तरीका है। अगर आप यूके में हैं तो आपको स्टॉक्स और शेयर्स ISA लेना चाहिए, और अगर आप अमेरिका में हैं तो इसी के जैसा रॉथ IRA लेना चाहिए। इन दोनों के अलग अलग नियम हैं जिन पर मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ये अकाउंट आपको टैक्स की चिंता किए बिना इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो अपनी अतिरिक्त बचत का 35 से 40% इन खातों में डालता और इसे S&P 500 जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता। सालों में इसने मुझे औसतन 8 से 10% सालाना टैक्स फ्री बनाया है। बिल्कुल, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इसे फाइनेंशियल एडवाइस समझना भी नहीं चाहिए। शेयरों की कीमतें ऊपर भी जा सकती हैं और नीचे भी, इसलिए इससे जुड़े जोखिमों को समझना जरूरी है। बस इमेजिन करें कि अगर आप हर महीने $250 इन्वेस्ट करते हैं तो औसतन 8% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 45 साल में आपके पास पूरी तरह टैक्स फ्री $1.3 मिलियन होंगे। आप खुद गणित करने के लिए बेझिझक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर वेबसाइट पर जा सकते हैं और ये आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा देगा। मैं समझता हूँ कि ये वेल्थ बनाने का काफी धीमा तरीका है, लेकिन अगर आप लगातार बने रहते हैं तो इतिहास में ये एक बहुत सफल रणनीति साबित हुई है। मेरे फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में से एक है ट्रेडिंग 212, क्योंकि ये स्टॉक्स और शेयर्स ISA प्रदान करता है। क्योंकि मैं उनके ऐप के बारे में वैसे भी बात करने ही वाला था, इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया कि क्या वो इस वीडियो के हिस्से को स्पॉन्सर करने में इंटरेस्टेड होंगे। उन्होंने सहमति दी और साथ ही जो भी नया अकाउंट बनाते समय कोड टिलबरी इस्तेमाल करेगा उसे 100 पाउंड तक का मुफ्त फ्रैक्शनल शेयर देने की पेशकश की है। इसके अलावा अपने दोस्तों को आमंत्रित करके आप और अधिक मुफ्त फ्रैक्शनल शेयर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने पाया कि निवेश का सबसे अच्छा तरीका इसे ऑटोमेटिक रूप से सेट करना है। एम ये है कि आपके और आपके निवेश के बीच जितना हो सके रुकावटों को कम किया जाए। अक्सर हम खुद ही अपने रास्ते में आ जाते हैं, इसलिए ऑटो इन्वेस्टिंग सेट करना सबसे अच्छा तरीका है। ये आपके पैसे को आपसे दूर कर देता है और ज्यादातर समय आपको इसका पता भी नहीं चलता जब तक आप अपना इन्वेस्टिंग अकाउंट चेक नहीं करते और एक अच्छा सरप्राइज नहीं मिलता। मेरे बेटे ने वास्तव में ट्रेडिंग 212 पर एक प्रयोग किया है। उसने हर दिन 5 पाउंड इन्वेस्ट करना शुरू किया, जो लगभग 6.5 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, यानी 1 कप कॉफी की औसत कीमत, और इसे S&P 500 में लगाया। अब इसे शुरू किए लगभग 1 साल हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं उसने कुल 1503 पाउंड इन्वेस्ट किए हैं और उसका इन्वेस्टमेंट अब 1760 पाउंड का हो गया है, जो 13.68% का रिटर्न है। और भी हैरानी की बात यह है कि वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह भूल चुका था, जब तक कि मैंने हाल ही में उससे इसके बारे में पूछा नहीं। वो एक प्यारा सा सरप्राइज था। अगर आप भी ऐसा कुछ सेट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। मैं अब आपको इसे सेट करने का तरीका बताऊं। एक बार जब आप अपना अकाउंट खोल लें और कोड टिलबरी का इस्तेमाल करके 100 पाउंड तक का मुफ्त फ्रैक्शनल शेयर प्राप्त कर लें तो पोर्टफोलियो आइकन पर जाएं और फिर पाई पर क्लिक करें और अंत में एक नया पाई बनाएं। अगर आप बस कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मेरा बेटा कर रहा है, तो बिल्ड अ कस्टम पाई पर क्लिक करें, फिर ऐड इन्वेस्टमेंट चुनें और फिर S&P 500 को खोजें। आपको कई अलग ऑप्शंस दिखेंगे क्योंकि अलग अलग कंपनियां मूल रूप से एक ही चीज पेश करती हैं। मुझे पर्सनली वैनगार्ड सबसे अच्छा लगता है क्योंकि ये इस एरिया की सबसे पुरानी और भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। शायद आपके दादा भी इसके बारे में जानते होंगे। मैं एक्यूमुलेशन फंड भी पसंद करता हूँ, जो यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये आपके डिविडेंड को अपने आप री इन्वेस्ट कर देता है। डिविडेंड मूल रूप से वो इनाम होता है जो कंपनी आपको उनके शेयर रखने के लिए देती है। तो बस फंड पर क्लिक करें, ऐड टू पाई चुनें, फिर इस छोटे से एरो पर क्लिक करें, नेक्स्ट दबाएं और अगली बार नेक्स्ट दबाने से पहले ऑटो इन्वेस्ट को जरूर सेलेक्ट करें। यहाँ आप चुन सकते हैं कि कितने सालों तक आप अपने निवेश को ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, कितनी बार निवेश करना है और कितना पैसा आप लगा सकते हैं। जितना लंबा आप इसे जारी रख सकें उतना बेहतर। आप हर बार मुनाफा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप 10 साल से ज्यादा निवेश बनाए रखते हैं तो सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपको वास्तविक आंकड़ों के आधार पर एक अनुमानित कोर वैल्यू भी दिखाएगा।
अभी मेरा बेटा अपनी अनुमानित वैल्यू से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसे हल्के में लें क्योंकि कोई भी सही ये नहीं बता सकता कि शेयर बाजार क्या करने वाला है। आप चाहें तो कई अलग अलग स्टॉक्स के साथ जटिल पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है 99% लोगों के लिए इसे सरल रखना ही बेहतर है। मैं पहले इस तरह के निवेश को अपनी बीमा पॉलिसी की तरह देखता था। हालांकि निवेश में पूंजी जोखिम में होती है, लेकिन मेरे लिए ये एक सुरक्षित भविष्य की योजना जैसा लगता था और मैं जानता था कि एक दिन मुझे मिलियनेयर बनना है और सबसे बुरे हालात में मुझे इसके लिए बूढ़ा होने तक इंतजार करना पड़ता। बिल्कुल, मैंने अलग अलग बिजनेस से अपना पहला मिलियन काफी जल्दी कमा लिया, लेकिन इससे मैंने लंबे समय के लिए निवेश करना नहीं रोका, बल्कि बिजनेस बनाने के साथ साथ निवेश भी करता रहा। पांचवी जगह जहां आप अपना पैसा लगा सकते हैं वो है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड निवेश। अब ये सभी के लिए नहीं है, तो अगर आप अपना पहला मिलियन कमाने के लिए सालों तक इंतजार करने में खुश हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, जब मैं यंग था तो आप इसे थोड़ा जल्दी हासिल करना चाहेंगे। अधिकतर लोग ऑनलाइन या तो आपको धीरे धीरे अमीर बनने का तरीका सिखाएंगे, जो कि वही निवेश तरीका है जिसकी अभी हमने चर्चा की, या फिर तेज तरीका जिसमें ज्यादा जोखिम लेकर बड़े इनाम की उम्मीद की जाती है। सच कहूं तो मैं बीच में आता हूं, क्योंकि मैं इन दोनों रास्तों पर चला हूं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपनी सैलरी का 5 से 10% किसी साइड हसल या पूरी तरह से एक नया बिजनेस शुरू करने में लगाता। आपको लग सकता है कि ये रकम काफी नहीं है और आपको निवेश छोड़कर सारा पैसा इसमें लगाना चाहिए, लेकिन मेरी राय अलग है। जब आपके पास खर्च करने के लिए कम पैसा होता है, खासकर साइड हसल शुरू करने के शुरुआती दिनों में, तो आप इसे इस्तेमाल करने में और ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, जिससे आपको बाजार में ऐसे मौके दिखते हैं जो ज्यादातर पैसे वाले लोग नहीं देख पाते। अब आखिरी 5% के साथ मैं सबसे जोखिम भरा निवेश करूंगा, क्रिप्टो करेंसी। मैंने काफी समय से अपने वीडियो में इसके बारे में बात करने से अवॉइड किया है। हालांकि ये सच है कि इसकी लोकप्रियता हर साल बढ़ती ही जा रही है। मेरे निवेश पोर्टफोलियो का लगभग 5% बिटकॉइन और एथेरियम में है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लंबे समय में अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बहुत जोखिम भरा है और कभी भी इसकी कीमत शून्य हो सकती है। तो जब तक आप इसके लिए तैयार हैं, ये कंसीडर करने लायक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 100K बचाने के बाद नेटवर्थ तेजी से क्यों बढ़ता है, तो ये लिंक किया हुआ वीडियो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी क्लिक मत कीजिएगा। अगर आप अपनी